हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी 500 क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ शुरू कर रखी। भाई एमसीक्यूज भी है, उसमें कोई वन लाइनर क्वेश्चन है तो हमने शुरू कर रखी है। उसका आज पार्ट 7 है। दोनों उसमें हमारे क्वेश्चन हिंदी मीडियम में भी हैं और इंग्लिश में भी रहेंगे, तो दोनों तरह के क्वेश्चन रहेंगे। किसी को दिक्कत नहीं होएगी, ना हिंदी मीडियम वालों को ना इंग्लिश मीडियम वालों को। और भाई चैनल को ना सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के आपके लिए क्वेश्चन आ रहे हैं, एचटेट सीटेट। और आगे भी ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यूस रहेगी, क्योंकि हमें पीजीटी लेवल तक आगे पूरा करना है बिल्कुल सब। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाई अगर पसंद आए पूरा देखना, वीडियो पूरी देखना, और पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर करना अपने दोस्तों से। तो शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। भी ट्रैफिकिंग को कौन सा है जो मौलिक अधिकार वो रोकता है। ट्रैफिकिंग का यहाँ पे क्या मतलब है कि भाई तस्करी, जो लोगों की तस्करी की जाती है, मतलब कि बाइंग और सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो यहाँ पे है ट्रैफिकिंग का मतलब ये। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है जो मनुष्य में जो ट्रैफिकिंग है, ये टाइपोग्राफिकल एरर है, जो ट्रांसलेशन को प्रतिबंधित करता है। तो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, या राइट टू इक्वालिटी, या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या नन ऑफ द अबव। तो जो आदमी की जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जो रोकता है वो अधिकार है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये किस में दे रखा है? ये दे रखा है आर्टिकल 23 से 24 में। ये क्या बोलता है कि भाई आदमी को उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं भेजा जा सकता। मतलब कि वो फिर क्या होगा, अगर हम किसी को जबरदस्ती किसी के वहाँ भेज रहे हैं तो ये इलीगल रहेगा। इसी में फिर क्या है, इस जो आर्टिकल है ये 23 से 24 आर्टिकल है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो अधिकार है हमारा, ये बोलता है कि भाई आदमी को, मतलब औरतें, उस मोस्टली उसमें क्या है, औरतों को और बच्चों को बेचा जाता है। ठीक है, तो उसको नहीं बेचा जा सकता। इसी में भी इसी में और क्या है, इसी में चाइल्ड लेबर का भी प्रोविज़न अगर पूछ लिया जाए, चाइल्ड लेबर किस में मनाही की गई है, तो वो भी राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ही मना किया गया है कि भाई 14 साल से कम या उस तक के बच्चों को हम काम नहीं करवा सकते। ये भी इसी में मना किया गया है, आर्टिकल टू अगेंस्ट राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। ठीक है, जो राइट टू इक्वालिटी है वो दे रखा है आर्टिकल 14 से 18 में, और जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो दे रखा है 25 से 28 में। ठीक है, 25 से 28 आर्टिकल में ये दे रखे हैं आपके अधिकार। अगर हम बात करें पार्ट 3 में, टोटल संविधान के पार्ट 3 में हमारे क्या है, अधिकार है, ये फंडामेंटल जो राइट हैं वो पार्ट 3 में है संविधान के। और स्टार्टिंग में जो अधिकार थे वो थे 7, उसके बाद 1978 में अमेंडमेंट हुआ था 44वां, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार है उसको रिमूव कर दिया गया था फंडामेंटल राइट में से। इसको क्या बना दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को बना दिया गया था लीगल राइट। और ये दे रखा है आर्टिकल, अभी उसमें फिर किस में ऐड किया गया है, ये आर्टिकल जो राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है हमारा, अब वो आर्टिकल 300A में शामिल उसको कर लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना चलते हैं। विच इज़ ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। भाई जो नीचे दे रखे हैं उनमें से मौलिक जो अधिकारों का उल्लंघन कौन सा है, तो कौन सा है भाई देखते हैं अब हम पढ़ के। जो फर्स्ट ऑप्शन है अलाउिंग द फ्री स्पीच। भाई फ्री स्पीच देना, भाषण का जो स्वतंत्रता है वो तो क्या है, वायलेशन तो नहीं है, हमें मिली हुई है फंडामेंटल राइट में। पेइंग लेस देन मिनिमम वेज, या अलाउिंग टू वर्शिप देयर रिलीजन, या मूविंग एनीवेयर इन द कंट्री। तो क्या है भाई इसमें, एक बार हिंदी में दिखा देती हूँ। मुक्त भाषण की मतलब स्वतंत्रता की अनुमति, या न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान, या अपने धर्म की पूजा करने की अनुमति, या देश में कहीं भी घूमना। तो ये क्या भाई, अनुमति हमें दे रखी, हम भाषण दे सकते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ गलत वर्ड यूज नहीं करने। हमें क्या है कि भाई हर राइट में, हर मौलिक अधिकार में हमें कुछ लिमिटेशन भी दे रखी है, ऐसे नहीं है
फिर अपने धर्म की पूजा करने की अनुमति भी हमें दे रखी है भाई। हम अपने धर्म की पूजा जो रिचुअल्स हैं वो कर सकते हैं, हम अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं। देश में कहीं पे भी आने जाने की हमें सुविधा है, लेकिन अगर हमारे खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस है तो उससे क्या होएगा, हमें परमिशन लेनी पड़ती है भाई, पुलिस मजिस्ट्रेट की हमें परमिशन लेनी पड़ती है। तो क्या है, हर ये चीज़ें हमें दे रखी हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन के साथ। अब है लेकिन न्यूनतम जो मजदूरी है उससे कम भुगतान अगर किया जा रहा है तो वो क्या है, वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि हमें मिला हुआ है ये अभी एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है हमें, वो क्या बोल रहा है कि भाई हमें जो तय किया गया है उतनी मिनिमम वेज तो हमें मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस में है, वो है न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान जब कोई करता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड शैल वी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में लिया जाता है तो निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। भाई कितनी देर में उसको किया जाएगा, विद इन 12 आवर्स ऑफ अरेस्ट, या विद इन 1 मंथ ऑफ अरेस्ट, या विद इन 1 वीक ऑफ अरेस्ट, या विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। तो जो हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब हमें जो फ्रीडम मिली हुई है, राइट टू फ्रीडम है, तो उसमें हमें कहीं पे भी आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है इस आर्टिकल, इसमें अधिकार में। ठीक है, राइट टू फ्रीडम वाले हमें मौलिक अधिकार में ये चीज़ मिली हुई कि हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं। लेकिन उसमें मैंने क्या बताया कि भाई हमें अगर हमारे खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस हो जाता है, कोई ऐसे हमने गलत काम कर दिया है तो उसमें क्या होगा कि 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स में हमें क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है, कहीं पे भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है। या वैसे भी ये बात है घूमने की, अगर हम वैसे भी कोई क्रिमिनल किसी भी बंदे के खिलाफ अगर कोई चार्जेस लगाया जाता है तो उसको हिरासत में ऐसे नहीं है कि भाई 3 दिन बाद या 4 दिन बाद उसको पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है किसी भी क्रिमिनल को। तो इसका आंसर रहेगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। भाई इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू रिट्स। सेकंड है हाई कोर्ट हैज पावर टू इशू रिट्स बट ओनली ऑन सिलेक्टेड इशू। थर्ड ऑप्शन 1 and 2 भाई दोनों ठीक हैं, या फोर्थ है नाइदर 1 nor 2 भाई, या कोई भी इनमें से ठीक नहीं है। तो अगर हम पहले की बात करते हैं, इसके रिट्स की बात करते हैं, भाई रिट्स क्या था, रिट्स एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि कोर्ट के द्वारा सरकार को दिया जाता है कि भाई ये लीगली इसका जो कोई भी प्रोसीडिंग है इसका निकल के ये कंक्लूजन आया है। तो रिट्स हो गए ये। अब क्या है, ये किसके द्वारा इशू किया गया है भाई, ये कोर्ट के द्वारा। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, और ये किसके लिए होता है, मोस्टली ये फंडामेंटल राइट का जब उल्लंघन किया जाता है, किसी का भी फंडामेंटल राइट अगर टूटता है, मतलब किसी के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, तो कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है भाई, वो हाई कोर्ट जा सकता है इसके लिए, या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में से कोई भी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको सारे रिट्स के बारे में भी बताया था। टोटल हमारी 5 तरह के रिट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती है डिफरेंट तरह के मुद्दों में। ठीक है, तो अब पहला ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है कि भाई ओनली सुप्रीम कोर्ट है, तो ये तो ओनली लगने से तो वैसे गलत होगा, क्योंकि हमारे पास कोर्ट के पास भाई सुप्रीम कोर्ट के भी पास ये अधिकार है और हाई कोर्ट के पास भी ये अधिकार है। तो पहला तो हो गया इसलिए गलत। सेकेंड ऑप्शन है हाई कोर्ट हैज पावर टू इशू रिट्स बट ओनली ऑन सिलेक्टेड इशू। अब वही बात है भाई, सिलेक्टेड इशू पे कैसे होएगा, किसी का अधिकार जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं उनका कहीं पे भी उल्लंघन जहाँ पे हो जाएगा तो वहीं पे बंदा चला जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, जहाँ पे उसको लगाइए।
तो सिलेक्टेड इशू के लिए नहीं है, जहाँ पे भी हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हमें दिखा, हम कहीं पे भी उसके उल्लंघन होते ही हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो दोनों इसमें क्या हो गए भी, दोनों गलत हो गए। तो जो इसका ऑप्शन होएगा वो रहेगा नाइदर 1 नॉर 2, क्योंकि इसके दोनों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, एक सेकेंड। ये टाइपोग्राफिकल थोड़ी एरर है। विच ऑफ दिस इंस्पायर्ड आवर लीडर्स वायर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई नीचे कुछ आपको दे रखा है जिसमें पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन सा वे चीजें हैं, जैसे संविधान का निर्माण करते समय इनमें से किसने हमारे नेताओं को प्रेरित किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जो वो है आइडियाज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सेकंड है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन। थर्ड है भाई बिल ऑफ राइट्स इन यूएस, या ऑल ऑफ द अबव। तो किसने किया है भाई, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बनाने के लिए, उसको बनाने के लिए कम से कम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मेकर थे, मतलब के संविधान को बनाने वाले थे जो, उन्होंने कम से कम 60 कंट्री की क्या की थी, ट्रैवलिंग की थी। ठीक है, मिनिमम 60 कंट्रीज के आसपास उन्होंने ट्रैवलिंग की थी, जिससे उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट आइडियाज़ लिए थे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी हमने आइडिया ले रखे हैं। वो क्या है, इक्वालिटी का, फ्रेटर्निटी का और ये जो फ्रीडम का। ठीक है, फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, तीनों आइडियाज़ हमने कहाँ से ले रखे हैं भाई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ले रखे। ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री, जो हमारा पार्लियामेंट सिस्टम जो चल रहा है वो हमने ब्रिटेन से ले रखा हम। बिल ऑफ राइट इन यूएस, भाई यूएस में क्या है, जैसे यहाँ पे फंडामेंटल राइट है, वहाँ से हम वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बिल ऑफ राइट सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा सा फर्क उसमें ये है कि जो बिल ऑफ राइट है वो क्या मानते हैं यूएस वाले, क्या है कि भाई वो नेचुरल अधिकार मानते हैं ये, कि भाई बाय बर्थ जब जन्म लेता है आदमी, जन्म लेता है तो उसके जन्म के साथ ही उसको कुछ अधिकार मिल जाने चाहिए, भाई जीने का अधिकार है जैसे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, वो बिल ऑफ राइट क्या है कि भाई वो नेचुरल मानते हैं, जन्म के साथ ही उनको मिल जाते हैं। और वहाँ पे क्या बिल ऑफ राइट में और क्या है कि भाई ये इमरजेंसी लगाने के भी, इमरजेंसी में भी क्या है कि भाई अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अधिकार किसी से छीने नहीं जा सकते, मतलब। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे इंडिया में क्या है, फंडामेंटल राइट, अगर कहीं पे भी किसी स्टेट में या कहीं और इमरजेंसी लग जाती है तो फंडामेंटल राइट्स पे क्या कर लेंगे, उनको सीमित कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बिल ऑफ राइट में उनको सीमित नहीं किया जाता, उनको छीना नहीं जा सकता किसी भी नागरिक से। फंडामेंटल राइट में और बिल ऑफ राइट में इतना ही फर्क है। तो फंडामेंटल राइट हमने यहाँ से जो आइडिया है वो यूएस से ले रखा है वो भी। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा भाई, इसका ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमें तीनों ने क्या कर रखा है, प्रेरित किया है हमारे लीडर्स को संविधान बनाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू, व्हाट इज इट कॉल्ड। संविधान अपने मूल मूल्यों के एक संक्षिप्त कथन के साथ शुरू होता है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है भाई, प्रीफेस कहा जाता है, या प्रियम्बल कहा जाता है, या इंट्रोडक्शन कहा जाता है, या आर्टिकल कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाता है प्रियम्बल। ठीक है, प्रस्तावना, जो हमारी प्रस्तावना है ना वो क्या है कि भाई हमारे एक उस जो बुक का होता है ना, जिसमें दे रखा इंडेक्स टाइप का जो दे रखा होता है, तो वैसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है, कि जिससे क्या है कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हमें समझ में आ जाए कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। ठीक है, प्रियम्बल एक ऐसा। लेकिन प्रियम्बल के बारे में क्या है कि भाई प्रियम्बल के बारे में ये है कि कुछ लोग तो क्या है, कुछ इसको बोलते हैं कि ये इसका पार्ट है, कुछ बोलते हैं कि भाई संविधान से अलग है, उसका मेन पार्ट नहीं है। ठीक है, कुछ ये बोला जाता था। उसके बारे में फिर क्या हुए हैं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में बार बार केस हुए हैं। तो केस से बाहर, इससे जो प्रियम्बल है इससे रिलेटेड कुछ केस हैं, 3-4 केस हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तो हुआ था भाई 1960 में। ठीक है, वो था बेरूबेरी केस था एक, जिसमें माना गया था कि भाई ये केस था कि भाई हम प्रियम्बल को क्या माने, हम प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट माने या नहीं माने। तो उस केस में क्या निकल के आया था
कि भाई जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, वो अलग है। प्रियम्बल है जो वो अलग है, और कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसमें हमारे आर्टिकल वगैरह सब कुछ जो लिखा है वो उसमें ऐसा कि भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो हमारे लिए बाध्य है, वो हमारे रूल रेगुलेशन लिखे हुए, उसने तो ये माना था। फिर एक केस हुआ था इसके बाद हुआ है 1967 में भी एक केस हुआ है, वो था गोरखनाथ केस। ठीक है, गोरखनाथ केस था जिसमें क्या बोला है, पूछ लेते हैं इसमें कि भाई इसमें जो प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसको आत्मा माना है। ठीक है, उन्होंने ना तो ये माना कि भाई इसका पार्ट है, ना ये माना कि भाई नहीं है। उस केस में ये माना गया है कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भाई जैसे एक आत्मा के बिना हमारा शरीर नहीं रह सकता, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, एक आत्मा है। ठीक है, पूछ लिया जाए भी किस में है, तो ये 1967 में गोरखनाथ का केस था जिसमें कि ये बोला गया था सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल को। नेक्स्ट जो केस था वो था 1973 में। वो क्या था, वो था केशवानंद भारती का केस था। ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, केशवानंद भारती का केस था जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट माना गया। ठीक है, इसमें माना गया था, ये याद रखना, इसमें भी माना गया। इसके बाद फिर एक केस आता है 1994 में, मतलब कि 1994 में एक केस आता है जो कि यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC। ठीक है, LIC के बीच में था ये, LIC ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बीच में था यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया केस था। इसमें भी क्या बोला गया है कि भाई जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। इसमें भी यस बोला गया, देखो दो में यस बोला गया। 1973 जो केशवानंद भारती का केस था, और 1994 जो यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया का केस था। इसमें दोनों में क्या माना गया है कि भाई जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। 1967 वाला जो गोरखनाथ केस था उसमें बोला गया था कि जो प्रियम्बल है वो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये याद रखना भाई, यहाँ से क्वेश्चन है ना आया हुआ है। ये सारे केस कहीं ना कहीं क्वेश्चन बने हुए हैं किसी न किसी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कौन सा दिन अडॉप्शन के उसमें मनाया जाता है हमारा संविधान में। ठीक है, तो रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, एक सेकेंड नीचे दिखाती हूँ, या गांधी जयंती है, या कॉन्स्टिट्यूशन डे है। तो भाई देखो क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 1949 में 26 नवंबर 1949 में तैयार हो गया था, बिल्कुल बनकर तैयार था। ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट इसको नहीं किया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था मतलब। ठीक है, तो अडॉप्ट किस दिन किया गया है, 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया है। तो इसी दिन फिर क्या मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये चीज याद रखना। और रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 26 जनवरी को, क्योंकि लागू कब किया गया था, वो किया गया था 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू किया गया था। तो इम्प्लीमेंट का जब आता है, इन्फोर्समेंट का या इम्प्लीमेंट का जब आता है क्वेश्चन, तो वो है 26 जनवरी 1950, और अडॉप्ट कर लिया गया था या बनकर तैयार हो गया था तो वो है 26 नवंबर 1949। तो इसका आंसर क्या रहेगा, अडॉप्शन डे भाई कब मनाया जाता है, क्या बोला जाता है उसको, कॉन्स्टिट्यूशन डे बोला जाता है उसको, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर हाउ मैनी डेज। भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किसने हमारा जो संविधान बनाया है उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। उसने जो टाइम लिया था संविधान को बनाने के लिए वो लिया था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो उस टाइम पे फिर जो इतने जो लंबा समय था, ये लगभग ये मान लो 3 साल के आसपास हो गए इसको,
ठीक है, तो उसमें फिर 60 कंट्री में मैंने बताया था आपको, 60 कंट्री में जो मेकर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर जो थे वो 60 कंट्री में घूमे थे। और इसके जो 3 साल में लगभग कितने सेशन हुए थे? 11 सेशन हुए थे। तो ये 11 जो सेशन है ये कितने दिन तक रहे हैं भाई? ये दे रहे थे 114 दिन। ठीक है, इसका आंसर रहेगा 114 दिन तक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो मिली थी। ठीक है, अगर बात करें इसके खर्चे की, लगभग संविधान को बनाने में 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। ठीक है, 2000 इसमें बनाने से पहले 2000 अमेंडमेंट हुए थे, मतलब कि 2000 बार इसमें ये करना चाहिए ना, ये नहीं करना चाहिए, ये चीज़ ऑलरेडी पहले 2000 इसमें अमेंडमेंट बोले गए हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर संविधान के से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर इसकी डेट की भी मैं बताऊं, इंपॉर्टेंट डेट भी आप लिख लो कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, 9 दिसंबर को क्या हुई थी भी? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वो हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पर अस्थायी सदस्य जो अध्यक्ष है, मतलब कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि एक होता है ना ओल्ड बेस पे कि भाई ये हमारी जो असेंबली है सबसे बुजुर्ग मेंबर हैं, इनको हम अध्यक्ष बना देते हैं। इसके बाद लेकिन इसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को 11 जो दिसंबर 1946 था, उसमें क्या हुआ था? वो सेकंड मीटिंग थी और यहाँ पे स्थायी जो अध्यक्ष थे वो चुन लिए गए थे राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, फिर 13 दिसंबर को उसके 2 दिन बाद फिर क्या हुआ था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पारित किया गया था, मतलब पारित नहीं किया गया था, प्रस्ताव रखा गया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पूछ लेते हैं कब रखा गया था, तो वो रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उस जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो रखा गया था उसको फिर एक्सेप्ट कब किया था? वो किया था 22 जनवरी, याद रखना ये भी, 22 जनवरी 1947 को। फिर उसको दिसंबर के बाद जनवरी में आ जाते हैं, 47 जो साल हमारा वो आ जाता है, और उसमें उसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि भाई जो ट्राई कलर हमारा फ्लैग है वो कब अडॉप्ट किया गया था? ठीक है, तो वो किया गया था भाई 22 जुलाई 1947 को जो ट्राई कलर का 3 कलर का जो हमारा झंडा है फ्लैग, उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। याद रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, और अगर इम्प्लीमेंट पूछ लिया जाए या इनेक्ट जो ये वर्ड है ये आ जाए, तो वो है 26 जनवरी 1950 हमारा जो संविधान है वो लागू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन, भाई जो अविभाजित भारत की संविधान सभा की पहली बैठक है वो कब हुई थी? तो अभी मैंने आपको बताया था जो पहली बैठक है संविधान की वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर भारत डिवाइडेड नहीं था। 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हुए हैं, तो पहली बैठक थी जो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर 389 लोगों ने इसमें भाग लिया, क्योंकि यहाँ तक क्या था, लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे भारत और पाकिस्तान दोनों के इकट्ठे थे। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें 299 लोग ही रह जाते हैं। याद रखना ये भी 389 के 89 नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना चलते हैं भाई। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाई, सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का आइडिया था भाई वो किसके द्वारा दिया गया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या महात्मा गांधी ने, या श्री MN रॉय ने। तो किसने दिया था भाई? ये दिया था सबसे पहले श्री MN रॉय ने दिया था। सबसे पहले जो संविधान का हमारा विचार है वो MN रॉय जी ने दिया था। कब दिया था? ये दिया था 1934 में। सबसे पहले उन्होंने 1934 में संविधान की बात की थी कि भाई हमारा एक संविधान होना चाहिए। ये थे एडवोकेट। ठीक है, ये एडवोकेट थे, जो MN रॉय थे एडवोकेट थे। इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था इनका, काफ़ी मतलब इन्होंने घूम के और काफ़ी कुछ आइडिया लेके आए थे ये संविधान के लिए। कई कंट्री में घूमे थे ये।
बी आर अम्बेडकर तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान का निर्माता बोला जाता है बी आर अम्बेडकर को तो है। फिर हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन यूनियन? भाई जो इंडियन यूनियन है उसका रियल वास्तविक जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, मतलब वो कौन है? भारतीय संघ के वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो वास्तविक कार्यपालिका की अगर हम बात करें, द प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट, द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, तो कौन है भाई? वो है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहीं पे अगर आ जाता नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होता भाई, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता तो कौन होता? वो प्रेसिडेंट होते। याद रखना इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। Who among the following is known as the father of local self government in India? भाई इनमें से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का महात्मा गांधी है, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड वेल्सले है। तो इनमें से कौन थे भाई जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिनके माने जाते? तो कौन फादर माने जाते भाई? वो है लॉर्ड रिपन। स्टार्टिंग में पहले क्या है, इनका जो टाइम था वो लगभग टाइम था 1880 से लेकर 1884 तक ये वायसराय रहे थे। तो इन्होंने 1882 ईस्वी में इंडिया में क्या किया था कि भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, उसको लाने की थी। तो उनको क्या माना जाता भाई? फादर उनको माना जाता। महात्मा गांधी के बारे में अगर आए जो लोकल गवर्नमेंट की बात, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला था, महात्मा गांधी ने बोला था कि भाई जो गांव है उनका अपना खुद का मैनेजमेंट होना चाहिए, मतलब गांव की खुद का कंट्रोल होना चाहिए। तो उसके लिए इन दोनों ने क्या बात की थी? ग्रामीण स्वशासन की बात की थी भाई। याद रखना, जो गांधी जी का वर्ड है वो है ग्राम स्वशासन। ठीक है, ग्रामीण स्वशासन की बात सबसे पहले की थी महात्मा गांधी जी ने। लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अगर फादर की बात करें तो वो रहेंगे लॉर्ड रिपन। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं भाई, थोड़ा वर्ड पे ध्यान देना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच इज एट द एपेक्स ऑफ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। भाई 3 टायर सिस्टम जो पंचायती राज है, पंचायती राज की अगर बात करें भाई कब आया था पंचायती राज? पंचायती राज 1992 में आया था। 72 अमेंडमेंट बोला जाता है इसका। ठीक है, 72 अमेंडमेंट में आया था ये। और लेकिन यहाँ पे तक क्या हो गया, यहाँ पे तो बन गया भाई ये एक्ट पूरा। ठीक है, अमेंडमेंट में आने के बाद तो क्या एक्ट, उससे पहले तो भी लेकिन पंचायती जो राज है उसकी तो बात चल ही रही थी ना। उसके बाद तो मैं बता रही हूँ महात्मा गांधी ने भी ग्रामीण स्वशासन की बात की है। तो ये चीज़ें जब चल रही थी तो 2 अक्टूबर 1959 में 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले अगर पूछा जाए तो राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती जो राज है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, तो अभी लेकिन जो कानून बना है, जब पंचायती राज जो इसमें आर्टिकल में ऐड किया गया है, तब क्या है भाई, तब से उन्होंने फिर क्या किया भाई 3 टायर सिस्टम उन्होंने फॉलो किया गया। अगर फादर की बात करें तो बलवंत राय मेहता को माना जाएगा पंचायती राज का। ठीक है, एग्जैक्ट जो वर्ड पंचायती राज का वर्ड है जो उन्होंने दिया था अपनी कमेटी में। ठीक है, बलवंत राय कमेटी से यहाँ से आइडिया लिया गया था इसका, और उनको जनक माना जाता है इसका पंचायती राज का। तो जो पंचायती राज है उसमें 3 तरह के स्तर दे रखे हैं भाई। ठीक है, तो सबसे नीचे जो है भाई वो है ग्राम पंचायत। ठीक है, उसके बाद है पंचायत समिति, उसके बाद है जिला परिषद। तो सबसे पूछा गया है कि भाई सबसे ऊपर पंचायती राज में 3 टायर प्रणाली में सबसे ऊपर कौन सा है? तो सबसे ऊपर कौन सा है भाई? जिला परिषद हुआ। ठीक है, सबसे नीचे का अगर पूछा जाए तो वो रहेगा ग्राम पंचायत। ग्राम सभा को पंचायती राज में इंपॉर्टेंट माना गया, लेकिन 3 टायर सिस्टम में ये ऐड नहीं है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर में ये पूछा गया था कि भाई जो ग्राम सभा है वो पंचायती राज में कहाँ पे है? ठीक है, कौन से लेवल पे है? तो ग्राम सभा किसी लेवल पे नहीं है भाई, ये याद रखना ग्राम सभा को। लेकिन ये लिखा भी गया है कि भाई ग्राम सभा किसी भी उसकी होने भी चाहिए। पंचायती राज में ये जो 1992 अमेंडमेंट जो 1992 में जो एक्ट आया है, 72 जो अमेंडमेंट था उसमें ये चीज़ लिखी गई है कि भाई गाँव में ग्राम सभा होना भी ज़रूरी है। ठीक है, ग्राम सभा जरूर होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज टू कंडक्ट इलेक्शन टू द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। भाई पंचायत का और एंड है ये।
ठीक है, यहाँ पे एंड है। और म्यूनसिपैलिटीज़ का जो नगर पालिका का है उसका इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है, हिंदी में दिखा देती हूँ आपको, दिख ही रहा है शायद। पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव को कौन आयोजित करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट, भाई राज्य सरकार करती है, या स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट, या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। तो भाई जहाँ पे भी इलेक्शन की बात आ जाती है ना, तो ये चीज़ तो याद रखना कि उसको ना इलेक्शन कमीशन ही आयोजित करता है, जहाँ पे भी इलेक्शन की बात आती है। लेकिन अब जो गांव और म्यूनसिपैलिटीज़ है भाई, जो पंचायत होगी वो गांव के लेवल पे होती है, और म्यूनसिपैलिटी नगर पालिका है वो अर्बन लेवल पे होती है। तो उसका जो इलेक्शन कौन करेगा, उसका इलेक्शन करेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्शन किए जाते हैं उनका जो करता है वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन आयोजन करता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक सेकंड। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। एग्जीक्यूटिव कौन होता है भाई, जो पहले तो ये याद रखो कि जो कार्यपालिका, ठीक है, कार्य मतलब करने वाले, इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पे रहता है वो एग्जीक्यूटिव उसमें करते हैं, ठीक है। और जो डिसीजन लेते हैं उसको लेजिस्लेचर में, ठीक है, लेजिस्लेचर में डाला जाता है। जो इम्प्लीमेंट करते हैं उन डिसीजन को उसको एग्जीक्यूटिव में डाला जाता है, और जो उन पे निगरानी रखते हैं वो जुडिशरी सिस्टम में आ जाते हैं। तो यही सिस्टम हमारे चलते हैं स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी, यही सिस्टम चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि भाई इनमें से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एग्जीक्यूटिव जो हेड है वो कौन रहेगा, मेयर है या कमिश्नर है या डिप्टी मेयर या सेक्रेटरी है। तो भाई कौन रहेगा, वो रहेगा कमिश्नर। क्योंकि कमिश्नर क्या है, कमिश्नर को हम चुन के नहीं लेके आते, तो जो इम्प्लीमेंट करते हैं ना वो हमारे ज़्यादातर जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में है वो हमारे जो वेल क्वालिफाइड और सिविल सर्वेंट के उसमें जो लोग आते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन फेज में रहते हैं, ठीक है। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें, जो हमारा पंचायती राज था वही 1992 में तो पंचायती राज आया था, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उसके साथ ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी लेके आए थे भाई, वो शहर के लिए लेके आए थे। तो ये भी 1992 में ही आया था, लेकिन जो अमेंडमेंट था वो इसका 74 अमेंडमेंट रहेगा, ठीक है, 74 अमेंडमेंट रहेगा। और भैया इसका पंचायती राज का शायद मैंने 72 अमेंडमेंट तो नहीं बता दिया, वो 73 अमेंडमेंट है, ये आगे पीछे का ही है बस, ठीक है। 73 अमेंडमेंट था पंचायती राज का, और 74 अमेंडमेंट था वो है इसका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। ध्यान रखना, अगर मैंने बता दिया हो तो वहाँ 72 लिख दिया हो तो सॉरी, ठीक है। तो इसको अगर हम सेक्रेटरी की बात करते हैं तो ये होता है भाई डिपार्टमेंट हेड, ठीक है। सेक्रेटरी कौन होता है, डिपार्टमेंट का जो हेड रहता है वो सेक्रेटरी रहेगा। मेयर जो होता है वो होता है सेरेमोनियल हेड, ठीक है। एक सेकंड, शायद दिख नहीं रहा होगा, क्लियर नहीं लिखा जा रहा, ये याद रखना। जो मेयर होता है वो होता है सेरेमोनियल हेड, और जो कमिश्नर होता है वो कौन होता है, एग्जीक्यूटिव हेड। तो इसका आंसर रहेगा कमिश्नर, ठीक है। और सेक्रेटरी होता है हमारा डिपार्टमेंटल हेड, और इसको इसलिए बनाया जाता है कि भाई इस पे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होता, ये अच्छे से एग्जीक्यूटिव कर सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट जनता इसको चुन के नहीं लाती है कमिश्नर को। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं अब हम। भाई ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ, ग्राम सभा है उसमें निम्नलिखित में शामिल है, कौन शामिल है, 5 to 10 इलेक्टेड पंच ऑफ विलेज पंचायत, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है, या सेकंड है ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेज पंचायत, थर्ड है ऑल द चेयरमैन ऑफ विलेज पंचायत ऑफ द ब्लॉक, या फोर्थ है, इसमें देख लेते हैं भाई, नीचे जाना पड़ेगा फोर्थ के लिए, तो नन ऑफ द अबो। तो भाई जो ग्राम सभा है वो याद रखना, ग्राम सभा उन लोगों का समूह है जो एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। वोट देने के लिए एलिजिबल कौन होंगे भाई, जो यूनिवर्सल अडल्ट हम फ्रेंचाइजेस फॉलो करते हैं, मतलब कि जो 18 एंड अबो हैं, ठीक है, तो वो हमारे ग्राम सभा के ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएंगे, ठीक है। जिस दिन हमारा वोटर कार्ड बन जाता है तो हम ऑटोमेटिकली ग्राम सभा के क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं।
तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटे, ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेज, पंचायत के जो वोटर सभी वोटर्स रहते हैं उसमें 18 से नीचे जो बच्चे रहते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर नहीं होते हैं, बाकी के सभी ऑटोमेटिकली ग्राम सभा के मेंबर बन जाते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेम द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। भाई फर्स्ट ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी, सेकंड है भारतीय जनता पार्टी, थर्ड है इंडियन नेशनल कांग्रेस, या फोर्थ है भारतीय जनसंघ। तो इसमें से सबसे पुरानी पार्टी का नाम पूछा गया, राजनीतिक दल का नाम पूछा गया, सबसे पुराना कौन सा है। तो कम्युनिस्ट जो पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो भाई ये बनी थी 26 दिसंबर 1925 को कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, याद रखना है इसके डेट आती है 26 दिसंबर 1925 को बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी। और जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, ये इसका जो सिस्टम है वो शुरू हुआ था भारतीय जनसंघ से, ठीक है, मतलब जनसंघ के नाम से जो भारतीय जनसंघ ये दे रखा है, ये पहले भारतीय जनसंघ थी जो कि 1951 में बना था, ठीक है। 1951 में सबसे पहले जनसंघ के नाम से एक ग्रुप आया था, यूथ ग्रुप था जो क्रांतिकारी ग्रुप था, ठीक है, तो उसके नाम से भारतीय जनसंघ के नाम से आया था। उसके बाद 1977 में क्या हुआ था, 1977 में जनता पार्टी बनी थी जिसमें ही ये जनसंघ शामिल था, ठीक है, उसी को फिर जनता पार्टी नाम दिया गया था। वो जो ये जनसंघ की अगर हम बात करते हैं 1951 में जो बनाया था वो बनाया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, पूछ ले तो, जो जनसंघ बनाया था, ठीक है। और दीनदयाल उपाध्याय, ये दोनों नाम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, दोनों नाम इसके लिए इम्पोर्टेंट है। उपाध्याय जो मौजूद है, ठीक है। लेकिन 1977 में क्या बन गई, फिर जनता पार्टी बन गई। 1979 में फिर क्या हुआ, वो जनता पार्टी टूट गई। जो जनसंघ भी था, मतलब कि जनसंघ भी 1977 में जनता पार्टी में ही शामिल हो गया, और उन दोनों का मिलकर नाम फिर क्या हो गया, कुछ लोग और जनसंघ, तो जनता पार्टी हो गया, ठीक है। लेकिन जनता पार्टी भी फिर क्या हो गया, हो गई, वो टूट गई। और उसके बाद फिर बनती है भाई 1979 में, जब ये टूट जाती है तो लगभग इसको मैं पहले हटा देती हूँ, लगभग 6 अप्रैल 1980 को, 6 अप्रैल 1980 को क्या बन जाती है, भारतीय जनता पार्टी बन जाती है, ठीक है, 1980 में, जिसमें कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी और ये थे जो लाल कृष्ण आडवाणी थे, ये थे इसके पहले के जो स्टार्टिंग के मेंबर थे, ये रहे हैं इसके भारतीय फिर जनता पार्टी के। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो बन चुकी थी लेकिन 1885 में। तो सबसे पुरानी पार्टी कौन सी हुई भाई, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई। इसका आंसर रहेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपना चलते हैं भाई। व्हाट इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ बीजेपी। बीजेपी की गाइडिंग फिलोसफी, मार्गदर्शक जो दर्शन है वो क्या है, तो बहुजन समाज है, या रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी है, या मॉडर्निटी है, या हिंदुत्व है। तो जो बीजेपी का भाई जो मार्गदर्शक दर्शन है वो है हिंदुत्व, ठीक है, बीजेपी का हिंदुत्व है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट और रीजनल पार्टी, ठीक है, इस इनमें से पूछा गया है बीजेपी है, या सीपीआईएम है, या आईएनसी है, या जेडीयू। भाई बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और आईएनसी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये तीनों तो भाई क्या है, ये तीनों तो आ चुकी है नेशनल पार्टी, बिल्कुल नेशनल लेवल की पार्टी बन चुकी है ये तो, ठीक है, नेशनल पार्टी में आती है ये तो। और जेडीयू है भाई जनता दल यूनाइटेड, जनता दल से अलग हुई थी, ठीक है, जनता दल और यूनाइटेड, ये है जेडीयू। ये है रीजनल, ठीक है, रीजनल स्टेट और रीजनल पार्टी है जेडीयू। मेनली कहाँ पे है ये, मेनली अगर बात करें जेडीयू की तो मेनली है, ये तो मैंने बताई दी थी, बीजेपी और सीपीआई और आईएनसी तो तीनों, ये है भाई ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट के जो पार्ट है कुछ अरुणाचल प्रदेश साइड, तो वहाँ पे भी जेडीयू है, ठीक है। उनमें बात कर बिहार में मेनली है ये, बिहार में, बिहार और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, इन जगह पे है जेडीयू जनता दल यूनाइटेड।
कब बनी थी? जनता दल से अलग होकर जेडीयू बनी है, वो बनी थी 30 अक्टूबर 2003 में बनी थी। शरद यादव ने बनाई थी, नीतीश कुमार ने बनाई थी और जॉर्ज फर्नांडिस ने। पूछ लें तो, क्योंकि लेटेस्ट ही है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो एग्ज़ाम में बनने के चांस है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस ने बनाई थी। और जो बिहार है और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे तो इसको स्टेट का जो लेवल है वो स्टेट पार्टी का लेवल मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। बहुजन समाज पार्टी डज नॉट रिप्रेजेंट विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी? जो बहुजन समाज पार्टी है इसमें से किसको रिप्रेजेंट नहीं करती? तो आदिवासी, दलित, ओबीसी या ट्रेड यूनियन? तो बहुजन समाज पार्टी है भाई वो ट्रेड यूनियन को रिप्रेजेंट नहीं करती, बाकी तीनों को रिप्रेजेंट करती है ये। ठीक है, मोस्टली इसमें इन्हीं से रिलेटेड लोग हैं, और तो इनको तो करती हैं ये, ट्रेड यूनियन को ये रिप्रेजेंट नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो 14 अप्रैल 1984 में बनी थी, नेशनल पार्टी है। ठीक है, इसके फाउंडर की बात करें तो कांसीराम इसके फाउंडर थे। ठीक है, कांसीराम। और कांसीराम के बाद अगर है तो वो है मायावती, अध्यक्ष है जो इसकी। उन कांसीराम ने फिर मायावती को इसका अध्यक्ष घोषित कर दिया था। ठीक है, तो भाई काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के साथ साथ शायद मैंने और भी बहुत कुछ करा दिया है, इसलिए थोड़ी वीडियो भी लंबी हो गई है, ध्यान भी नहीं दिया मैंने।